हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज बच्चों हम कवर कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ एनर्जी बैलेंस और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन एंथैल्पी। इसके अलावा जो पार्ट 1 में हमने सेल कल्चर के लिए एक इक्वेशन देखी थी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, उसको भी यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका कि एंथैल्पी में जो चेंज है वो किस किस वजह से आता है, यानी कि वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एंथैल्पी में चेंज आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉसिबल कॉज है वो आपका टेम्परेचर चेंज है, उसकी वजह से एंथैल्पी चेंज हो सकती है। फेज चेंज होने की वजह से एंथैल्पी चेंज हो सकती है। मिक्सिंग और सॉल्यूशन की वजह से एंथैल्पी चेंज हो सकती है। और फोर्थ आपका कोई रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो उसकी वजह से आपका एंथैल्पी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो एंथैल्पी इक्वल्स टू हमने देखा था जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है H इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू व्हाट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस आपका ये फ्लो रेट जो था। ठीक है, फ्लो वर्क सॉरी, तो ये आपका स्पेसिफिक फ्लो वर्क। तो ये जो फॉर्मूला हमने देखा था ये था एंथैल्पी के लिए। तो हमें ये देखना है कि इसमें किस किस रीजन की वजह से वो क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से इसमें चेंज आता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये आपका फेज डायग्राम है यहाँ पे वाटर का, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आपको वाटर के डिफरेंट फेजेस शो किए गए हैं और टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप कैलोरीज में, और ये आपका हीट जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। क्लियर, तो नाउ यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको पता है कि -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में आपको मिलता है, आइस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आइस फॉर्म है यहाँ पर। तो और ये आइस फॉर्म कब तक प्रिवेल करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से और जो बिलो का जो टेम्परेचर है वहां पे आपको वाटर आइस स्टेट में मिलता है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा आइस। क्लियर है, तो ये चीज आपको पहले से पता है। दैट मीन्स जब हम इस डायरेक्शन में हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि ये जो आइस का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये -20 से कहां तक आ गया है, 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आ गया है। लेकिन अभी भी जो है आइस जो है वो अपनी उसी फॉर्म में है, मतलब अपनी सॉलिड स्टेट में ही है वाटर अभी यहाँ पर। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट बी है, यहाँ से पॉइंट बी से लेकर के ये जो पॉइंट सी है, इस बी से लेकर के सी तक हम हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर जो आपका 1 यूनिट था हीट, यहाँ पे 2 हो गया है। तो हीट हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बी से सी तक कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं है। ये जो रीजन है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर वो आखिर जा कहाँ पर है, ये जब आपका यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा है। तो ये जो हीट एनर्जी है बच्चों, ये आपका यूटिलाइज हो रही है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है कि वाटर आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, आइस फॉर्म में भी मिलेगा और वाटर स्टेट में मिलेगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में। नाउ तो ये यहाँ पर आप जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहले वो सारी हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फेज चेंज करने के लिए यूटिलाइज होगी। आइडियली जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक आपका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर आपका जितना भी आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर दैट अब अगर आप और ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अब जो है फर्दर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट सी से ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर आपका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और ये टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा, जब तक आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो वाटर स्टेज है, ठीक है, वाटर ये आपको मिलेगा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन और इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बिटवीन जो आपको स्टेज मिलती है वाटर की वो है आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड वाटर की फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो रही है इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। देन आता है फिर आपका ये 1 2 3 को कंसिडर मत कीजिएगा, ये एक्चुअली 1 2 3 कैलोरीज नहीं होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग नोटेशन है उसके लिए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली 1 कैलोरीज हमने देखा था, 1 कैलोरीज
लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको 20 कैलोरीज हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर का राइज कितना हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है, ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये 1 2 3 आप इसको कंसिडर मत कीजिएगा। नाउ फिर यहाँ पे आप देखिए जो वाटर, फिर आपका जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हो गया है तो 100 से लेकर के जो पॉइंट ई है, यानी कि डी से लेकर के जो पॉइंट ई है, अगेन ये एक ऐसी यहाँ पे एक आपका ये आपका रीजन है जहां पर आपका फर्दर टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगेन फिर ये जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर ये कहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीजन में, वो आपका यूटिलाइज हो रही है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि अगेन अब जो हीट एनर्जी है वो फेज चेंज में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा आइस से वाटर में आपका फेज चेंज हुआ, तो वहां पर जो हीट एनर्जी यूटिलाइज हुई उस टाइम पे कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरीके से जो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर जब तक वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका फर्दर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और जैसे ही सारा वाटर आपका स्टीम फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर एक्सेसिव हीट एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। तो यानी कि आपने दो चीजें इस डायग्राम में देखी हैं। फर्स्ट है आपका जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज, और सेकंड जो आपने देखा यहाँ पे वो है आपका चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज में फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, टेम्परेचर चेंज फेज में कोई चेंज नहीं हुआ और चेंज ऑफ फेज में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेचर चेंज में जो हीट एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। और ये जो आपका फेज चेंज में जो हीट एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका मिक्सिंग और सॉल्यूशन, यानी कि जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके उसको मिक्स करेंगे तो वहां पर जो आपका हीट एनर्जी, कभी हीट एनर्जी रिलीज होती है, कभी हीट एनर्जी आपका कंज्यूम होती है। तो यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर, मिक्सिंग करते हैं कुछ दो कंपाउंड्स की, तो कभी कभी क्या है हीट एनर्जी रिलीज होती है और कभी कभी क्या है वो उसका जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल मिक्सिंग की, जहाँ पे कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका रिएक्शन, और रिएक्शन में तो आपके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ही और नए न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो वहां पे तो एंथैल्पी में चेंज आएगा। ये जो आपके फर्स्ट थ्री हैं, टेम्परेचर चेंज, चेंज ऑफ फेज और ये जो मिक्सिंग और सॉल्यूशन है, ये आपका नॉन रिएक्टिव प्रोसेस है। कैसी है? नॉन रिएक्टिव प्रोसेस, यानी कि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट वाला है रिएक्शन, ये है आपका रिएक्टिव प्रोसेस, जहां पे आपका कोई न्यू प्रोडक्ट या कंपाउंड फॉर्म होगा। नाउ ये जो हमने टेम्परेचर प्रोफाइल अभी आपने देखा वाटर का, ये है बच्चों आपका 1 atm प्रेशर पे। कब है ये आपका? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट जरूरी नहीं है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो हमेशा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये है फिर आपका फेज डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, ये प्रेशर और टेम्परेचर की प्रोफाइल शो करता है वाटर के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रीजन है, ये आपका वाटर, यहाँ पे आपका गैस स्टेज है, वाटर वेपर, यहाँ पर ये आपका आइस और ये आपका लिक्विड, ठीक है। तो 3 रीजन में ये आपका ग्राफ डिवाइडेड है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड और एक गैस रीजन है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है बी पॉइंट से डी पॉइंट, तो ये जो लाइन है ये आपका ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपका एक तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, दैट मीन्स इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि एक फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत सारे हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी फ्रीजिंग पॉइंट हैं, बट वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए है। क्लियर है? जैसे ये जो 101 है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका ये देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट जरूरी नहीं है, अगर मैं क्या करूं, मैं अगर प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जा रहा है। पहले पॉइंट यहाँ पे था, इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। पहले ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पर था फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे नीचे आता चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका टेम्परेचर
जो है आप अब वो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका फ्रीज हो रहा है आपका वाटर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर ये है 0.01 डिग्री सेल्सियस, बट इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको वाटर तीनों स्टेज में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं ये जो 22089 प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसमें ये आपका यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला गया है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप प्रेशर ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बताता है। इसी तरीके से ये जो आपका बी से सी पॉइंट है, ठीक है, बी से ये जो बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, ये जो लाइन है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, और ये जो 22089 है ये सी पॉइंट है, यहाँ पर आपका कितना है 374। यानी कि अगर आपका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो आपका 374 डिग्री सेल्सियस है, इतना इस पॉइंट पे जाकर के आपका वाटर बॉईल होना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट है बच्चों आपका चेंज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपका एंथैल्पी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये किसकी वजह से होता है, सेंसिबल हीट की वजह से होता है। यानी कि सेंसिबल हीट का जो ट्रांसफर है उससे या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट एनर्जी दी जाएगी तो सिस्टम का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, और अगर सिस्टम से ये सेंसिबल हीट सराउंडिंग को दी जाएगी तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सेंसिबल हीट ट्रांसफर कर दी। क्लियर है, तो इसकी वजह से यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी है किसकी वजह से, ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेंसिबल हीट चेंज। यानी कि जो टेम्परेचर की वजह से जो आपका एंथैल्पी में चेंज आता है इसको हम सेंसिबल हीट चेंज बोलते हैं। अब ये इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, पार्ट 1 में मैंने अभी आपको 1 कैलोरी डिफाइन किया था। 1 कैलोरी क्या था, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोला था हमने 1 कैलोरी। ठीक है, ये बोला था ना कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 1 कैलोरी, और जो कि हमने देखा था इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1 कैलोरी। क्लियर है, ये देखा। तो ये जो 4.18 जूल और ये जो 1 कैलोरी है ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी कि एक यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए वाटर का, ठीक है, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की। इसी तरीके से बाकी मटेरियल के लिए होगी, आयरन की भी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एल्यूमिनियम की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। डिफरेंट कंपाउंड सबकी क्या है, अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यानी कि उस मटेरियल उस कंपाउंड का 1 ग्राम जो है उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, इजी। तो इसीलिए इसकी यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं जूल, यानी कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस लिए, ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल पर का मतलब पर ग्राम मोल है ना, यानी कि 1 ग्राम मोल के लिए तो उस सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसको उसका टेम्परेचर रेज करना है कितना, बाई 1 केल्विन। ठीक है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस का, तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये उसकी यूनिट है जूल पर ग्राम मोल पर केल्विन। ठीक है, केल्विन और सेल्सियस स्केल के डिवीजन सेम है तो इतना कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे देखिए फिर कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस आपकी अनदर यूनिट है। यहाँ पे जो एनर्जी की यूनिट ली गई है वो कैलोरी है, तो कितनी कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस लिए, वो पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम उस जो सब्सटेंस है मटेरियल है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना, पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए। क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए एनर्जी को 2 यूनिट में यूज किया जा सकता है, जूल और केल्विन में, और इसी तरीके से जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको आप ग्राम में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप नंबर में भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। दोनों ही जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर तो डायरेक्टली बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स है, और जो ग्राम किलोग्राम है वो आपको इनडायरेक्टली बताता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो दोनों यूनिट है आपकी, जिस भी यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछे आंसर करने के लिए उस यूनिट में आप इसको आंसर कीजिए। नाउ तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका सेंसिबल हीट चेंज, तो ये आपका डेल एच क्या है, आपका चेंज इन एंथैल्पी, टोटल चेंज इन एंथैल्पी, वो आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे भी आपने देखा कि जो चेंज इन एंथैल्पी है ड्यू टू दिस टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट चेंज, तो आप इसको सेंसिबल हीट चेंज भी बोल सकते हैं।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसा भी हमने यूनिट देखी है तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए लेकर के चलते हैं, तो वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की, ठीक है। नाउ तो जरूरी तो नहीं है कि हमारा जो वाटर है वो सिर्फ 1 ग्राम हो, वो 1 ग्राम से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम वाटर है, तो 10 ग्राम वाटर के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो ये किसके लिए 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो 10 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ग्राम से। अब जरूरी तो नहीं है सिर्फ 1 ही डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज किया हो सकता है हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज किया हो। तो यहाँ पर जो ये पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट हमें तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 का जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस के लिए पता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट मीन्स हमने क्या किया है, मास की मल्टीप्लाई की किसके साथ, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और किसके साथ, जो आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, यानी कि जो भी आपने टेम्परेचर रेज किया या डिक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ सेम फॉर्मूला आप देख सकते हैं एम सी पी डेल टी, जिससे हमें ये पता चल गया टोटल कितना हीट एनर्जी जो है वो आपका ट्रांसफर की गई है या फिर ली गई है। जो भी चीज है या तो दी गई है या फिर ली गई है, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। और ये जो हीट एनर्जी दी गई है, ये जो या फिर दी गई है, जो ली गई है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो उससे जो आपका एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप लेंगे तो उससे एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि कितना चेंज आया है इनिशियल और फाइनल के बीच में, वो इक्वल्स टू है किसके, जो भी आपका हीट एनर्जी ट्रांसफर की गई है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टी क्या है, T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है, T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है। अगर T2 जो है वो लोअर है T1 से तो आंसर नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर की गई है, जिसकी वजह से एंथैल्पी डिक्रीज हो गई है। क्लियर है। तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो गई है एंथैल्पी। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ Cp itself varies over the range of delta। अब ये क्या है, Cp की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे वेरी करती है। तो इसकी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन फॉलो करती है, ठीक है। ये आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला ये है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो खुद टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन हीट कैपेसिटी, यानी कि मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम यूज करते हैं, जो कि आपका एवरेज हो गया एक तरीके से, ये जो आपका Cp का है फॉर दैट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका टेबल्स आपके पास पहले से होते हैं, उन टेबल में सारी वैल्यू आपको गिवन होती है, उनको यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से प्रोवाइडेड होगा, या फिर आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपका मेन हीट कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी। देन आपका चेंज ऑफ फेज, तो चेंज ऑफ फेज की वजह से भी इंथैल्पी में चेंज आ रहा था, तो हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि फेज में चेंज आने की वजह से कितना चेंज आ रहा है इंथैल्पी में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इंथैल्पी फाइंड आउट नहीं की जा सकती, सिर्फ आपका चेंज ही फाइंड आउट किया जा सकता है कि इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है। ना तो फेज चेंज की वजह से क्या होता है, फेज आपको पता है या तो आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फेज चेंज है, लिक्विड से गैस, ये भी फेज चेंज है। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी हो सकता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ पहले से। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपका वहां पे सेंसिबल हीट था, यहाँ पे लेटेंट हीट है, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है, द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम कॉजिंग अ चेंज इन फेज। तो फेज में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से, या तो उसने हीट एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करी है, या सराउंडिंग से उसने हीट एनर्जी ली है, जिसकी वजह से उसके फेज में चेंज आ रहा है, ना कि टेम्परेचर में, ठीक है। फेज में, फेज कन्वर्ट करने के लिए यूज की गई अब यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइप की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, वहां पे था सेंसिबल हीट। क्लियर है। अब ये डिफरेंट फेज चेंज से रिलेटेड है, तो लेटेंट हीट और वेपराइजेशन डिफरेंट होगा, ठीक है। वेपराइजेशन मतलब ये जो आप देख सकते हैं आपका लिक्विड से गैस, तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग डेल एच वी से, ठीक है। इसका जो रिवर्स है गैस से लिक्विड, जो कि कंडेंसेशन है, वहां ये आपका नेगेटिव होगा। तो ये सेम ही होता है, चाहे लिक्विड से गैस में जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही वो लेटेंट हीट
रिलीज भी कर देता है जब वो वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वापस से। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हीट एनर्जी सेम होंगी, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होगा। ठीक है, देन फिर आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका मेल्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, तो ये आपका HF, इसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, फ्रीजिंग। क्लियर है, तो एक फ्यूजन और वापस से फ्रीजिंग। देन इसी तरीके से आपका है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ पे आपका सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो यहाँ पे डेल HS और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल HS। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आपका वेरियस लेटेंट हीट है जो कि एसोसिएटेड है किससे, डिफरेंट फेज चेंज से। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगी, वेपराइजेशन के लिए अलग होगी, फ्यूजन के लिए अलग होगी, सब्लिमेशन के लिए अलग होगी, बट जो इनका अपोजिट है वो सेम होगा, बट उसमें बस एक नेगेटिव साइन लेगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि हीट एनर्जी ली गई है या दी गई है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, तो फिर आपका क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक हीट कैपेसिटी यूजुअली। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फेज चेंज, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फेज चेंज आपका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फाइंड आउट किया गया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका क्या ये लेटेंट हीट क्या होगी, वेपराइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए या सब्लिमेशन के लिए। तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फेज चेंज। और फिर देन है आपका, जैसे कि वेपराइजेशन के लिए आप एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ये आपका डेल एच वी क्या है, आपका लेटेंट हीट है। तो कैसे, इसकी यूनिट क्या है, यहाँ पे इसकी यूनिट है बच्चों जूल पर ग्राम, या फिर कैलोरी पर ग्राम बोल सकते हैं आप इसको, कैलोरी पर ग्राम। ये आपका CGS हो गया, और आपका ये नहीं, CGS नहीं, कैलोरी पर ग्राम। और एक हो गई आपके जूल पर मोल या फिर पर ग्राम, जो भी आप लेना चाहें। 2 यूनिट मैंने बता दी है, आप मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर को ग्राम में भी ले सकते हैं और मोल्स में भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये 2 यूनिट है इसकी, आपको बताता है कि पर ग्राम जो है उस सब्सटेंस का, उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेपराइजेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये यूनिट आपको बता रही है कि कितनी कैलोरीज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसी तरीके से जो जूल पर मोल है, ये आपको बता रहा है कि कितनी हीट एनर्जी जूल में रिक्वायर्ड है 1 ग्राम जो है उस लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है, तो ये तो सिर्फ 1 ग्राम या फिर 1 मोल के लिए है। तो इसको हम कैसे टोटल के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हमें क्या करना है, टोटल मास से या टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल M है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ग्राम वाली यूनिट यूज की है। और अगर आप मोल्स के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, और यहाँ से आपका क्या है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी ली है उतना ही चेंज आएगा इंथैल्पी में, जितनी हीट एनर्जी दी गई है, रिलीज की गई है, उतना ही चेंज आएगा इंथैल्पी में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बच्चों आपका मिक्सिंग एंड सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ आप इतना ही देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल हीट ऑफ मिक्सिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। और ये किस टाइप की हीट है, इसको मैं बता देता हूँ। उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, the change in enthalpy that occur as 1 mole of solute is dissolved at constant temperature in a given quantity of solute। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसकी वजह से जो आपका इंथैल्पी में चेंज आया है, ठीक है, उसको बोला गया है वो है आपका इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, चाहे तो एक बार इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। देन ये आपका मेन है इंथैल्पी चेंज ड्यू टू रिएक्शन। तो अभी तक जो हमने देखे वो आपका है नॉन रिएक्टिव प्रोसेस, जहां पे कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर क्या है, आपका एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, रिएक्शन में। क्लियर है, तो ये किस लिए होता है, तो रिएक्शन इन बायो प्रोसेस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म में भी एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। तो ड्यूरिंग रिएक्शन रिलेटिवली लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी अकर एज बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर रीअरेंज्ड। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उसकी वजह से क्या है, एंथैल्पी में आपका यहाँ पे चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो फॉर्मूला आपको पता ही है, H = U+।
ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी, उसमें चेंज आएगा तो नेट इंथैल्पी में चेंज आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपका हीट है वो है हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। पहले आपने सेंसिबल हीट देखा, फिर आपने लेटेंट हीट देखा, फिर आपने इंटीग्रल हीट देखा, और अब है हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। समझ में आया कि यहाँ पर भी वही चीज है कि कितनी रिलीज हुई है और एब्जॉर्ब, यही चीज हम देख रहे हैं कि कितनी रिलीज हुई है और कितनी एब्जॉर्ब हुई है, फिर उसको उस फिनोमेना से एसोसिएट कर देते हैं और उसका चेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। वही चेंज क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वही आपका हीट ऑफ रिएक्शन है, और वो इक्वल्स टू है किसके, आपका चेंज इन एंथैल्पी के, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया जो एंथैल्पी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये भी एंथैल्पी चेंज है। तो कितना चेंज आया एंथैल्पी में ड्यू टू हीट ऑफ रिएक्शन, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका है एच, एच क्या है आपका एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, किसकी, जो भी आपके प्रोडक्ट है। समेशन का साइन का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट है उनकी जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब उनकी वजह से जो एंथैल्पी है उन सबका नेट टोटल एंथैल्पी क्या है उन सब प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, नेट एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है मल्टीप्लाई जो टोटल मास है। इसी तरीके से रिएक्टेंट, तो जितने भी आपके रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब की वैसे कितनी एंथैल्पी है, ठीक है, नेट एंथैल्पी ड्यू टू रिएक्टेंट ड्यू टू ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लाई जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, और उन सब का समेशन कर दीजिए, तो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा वो क्या है, आपका हीट ऑफ रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मास के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे मास यूज किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एन यूज किया है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो दोनों ही टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। देन होता क्या है बच्चों, अगर आपका हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, अगर आपका हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म, उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिएक्टेंट का जो नेट एंथैल्पी है वो है 10 जूल, और जो प्रोडक्ट है उसका जो नेट एंथैल्पी है वो है आपका 5 जूल। दैट मीन्स अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको क्या है 5 जूल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और ये जो 5 जूल एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगी, सिस्टम में, मतलब जो आपका जिसके अंदर भी आपका रिएक्शन हो रही है वहां पे रिलीज होगी। मान लीजिए लिक्विड के अंदर वो रिएक्शन हो रही है, तो वो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो एंथैल्पी है उसमें चेंज आएगा। क्लियर है। तो जब आपका हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, जो कि आपने लैब में देखा होगा। कई बार हम कुछ सॉल्यूशन वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होने लगती है, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अपने आप से ही, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। और इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एनर्जी आपको देनी पड़ती है ताकि वो आपका, आपने देखा होगा कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो प्रिपेयर नहीं हो पाते जब तक उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए, तो वहां पे हम उसको हीट एनर्जी देते हैं ताकि वो रिएक्शन हो सके। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है तो इसका वो रिवर्स होगा। तो जहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सेसिव हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इसमें कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बस एक मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन बैरियर भी होता है इन्वॉल्व, ठीक है। अभी जो एक्टिवेशन बैरियर है इसको भी काउंटर करना पड़ता है। तो ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ऑल्दो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, उसके बावजूद भी ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर है, ये एक वॉल है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा, और ये एनर्जी वॉल है। तो जब तक इस सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी ना हो जाए कि ये इस वॉल को क्रॉस कर सके और फिर वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको एनर्जी चाहिए पहले इस सबस्ट्रेट को इस एनर्जी वॉल के ऊपर से जाने के लिए। क्लियर है। तो उस केस में जो है ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जो आप मेरी एंजाइम वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है। तो वहां पर तो ये इस टाइप की रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी सराउंडिंग से दी जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज किया जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया जाता है एक्सोथर्मिक के लिए। नेगेटिव मतलब
सिस्टम से जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई है, सराउंडिंग में चली गई है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, क्योंकि लॉस हुआ है हीट एनर्जी का, जिसकी वजह से एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब है चेंज कैसा है एंथैल्पी में, नेगेटिव चेंज है, इसलिए नेगेटिव। उसी तरीके से एंडोथर्मिक पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी आई है, सिस्टम में हीट एनर्जी आई है तो उसका जो है एंथैल्पी इंक्रीज हुई है, और तो ये कैसा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। क्लियर। इसी तरीके से होता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन है जहां पे हमने टोटल देखा कि टोटल कितना हीट एनर्जी जो है या तो रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। एक होता है आपका स्पेसिफिक हीट जो कि होगा पर ग्राम, यानी कि पर यूनिट मास के लिए आपका कितना हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो आपका कहलाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन। जहां भी स्पेसिफिक आ जाए मतलब पर यूनिट मास की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन को, ये तो आपका सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, बट इसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हीट ऑफ कंबशन क्या है। तो हीट ऑफ कंबशन बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे बायोमास प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बायो प्रोसेस का मेन फोकस किस पे है, बायोमास प्रोडक्शन पे है। तो हीट ऑफ कंबशन भी हम इसी के लिए फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट किया गया है, जो आपका हीट ऑफ कंबशन है वो आपका रिलेटेड है किससे, डिग्री ऑफ रिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सबस्ट्रेट का डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या है, उतनी ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये है, अब फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। ये आपका डेल एच सी, जहां पर एच सी क्या है, एच सी आपका मोलर हीट ऑफ कंबशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। मोलर हीट का मतलब ये है कि ये आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का एग्जांपल ले तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को के कंबशन से कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, ये है आपका मोलर हीट ऑफ कंबशन। मोलर मतलब 1 मोल के लिए। ठीक है, और 1 मोल मतलब आपका ये क्या कह रहा है, एक तरीके से ये बता रहा है कि पर यूनिट जो ग्लूकोज के लिए आपका कितना हीट एनर्जी वोल हो रही है, यानी कि स्पेसिफिक आपका कंबशन हीट है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब जो आपका जहां पे हम बात करते हैं यूनिट मास के लिए। ठीक है, तो पर ग्राम भी हो सकता था कि पर ग्राम ग्लूकोज के लिए कितनी हीट एनर्जी वोल होगी, तो वो आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबशन होगा। ठीक है, जहां पे हम यूनिट मास की बात करते हैं। टोटल की बात करेंगे तो उसको कैपिटल एच सी से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो भी आपका गिवन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसका हीट ऑफ कंबशन क्या है, तो वो कैपिटल एच सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की, तो ये स्पेसिफिक किसके इक्वल है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था डिग्री ऑफ रिडक्शन के प्रोपोर्शनल है, बट एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल्स है ये आपका डिनोट करते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने देखा था स्टोइकोमेट्रिक जब मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा था कि डिग्री ऑफ रिडक्शन इनटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपका कि कितने आपके कार्बन प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के अंदर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ रिडक्शन की, तो हमें क्या मिलता है, अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए आप पहले स्टोइकोमेट्री वाली जो वीडियोज है अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखिए, वहीं से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपका बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं किसके अंदर, ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं तो ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए ड्यूरिंग कंबशन। इस पर डिपेंड करेगा आपका कि हीट ऑफ कंबशन क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर Q का रोल क्या है, Q आपका बता रहा है, इसकी डेफिनेशन देखिए, Q इज द हीट इवॉल्व्ड पर मोल ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। अच्छे से समझाता हूँ, देखिए Q की यूनिट है आपकी वैसे इसकी वैल्यू होती है 115 किलो जूल, जो कि अभी हम देखेंगे, और पर मोल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पर मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी आपके अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है। अगर दैट मीन्स पर मोल मतलब 1 मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेंगे, अगर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे तो कितनी हीट एनर्जी वॉल्व होगी, ये आपका 115 किलो जूल यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, कि 115 किलो जूल हीट एनर्जी वॉल्व होती है अगर आपका 1 मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग कंबशन। क्लियर है, तो ये तो बता रहा है 1 मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जरूरी थोड़ी ना 1 मोल ही होंगे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। तो ग्लूकोज में कितने होते हैं अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, C6H12O6 वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर के, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 4 6 24,
+12, ऑक्सीजन -2, 2 6 12, तो ये हो गया -12, तो ये आ गया 24। तो ये आपका 24 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसमें है आपका 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में आपका 24 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, किसके लिए, टू ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। तो अगर हमें 1 मोल की पता है वैल्यू, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 115 किलो जूल आपको एनर्जी वॉल्व होती है। अगर 1 मोल ट्रांसफर होते हैं तो ग्लूकोज में तो 24 है, तो उसके लिए कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई 24। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि 1 मोल ग्लूकोज से कितनी हीट एनर्जी वोल्ट होगी, और वही क्या कहलाएगा आपका मोलर हीट ऑफ कंबशन, और यही क्या है आपका चेंज इन एंथैल्पी है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। चेंज निकाल रहे हैं एंथैल्पी में, वो कैसे निकले पता चलेगा कि कितनी हीट एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। अगर हीट एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी डिक्रीज होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और वही चेंज है। और वो चेंज किसके इक्वल है, कि कितनी हीट एनर्जी वोल्ट हुई है, ठीक है। तो बायो प्रोसेस में जो आपका प्रोडक्शन है, यहाँ पर आपका हीट एनर्जी इवॉल्व मतलब रिलीज ही होती है, आपका एब्जॉर्ब नहीं होती है। क्लियर है नाउ, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इससे आपको आपने क्या फाइंड आउट किया, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यू है कि एक 1 मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने पे कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, और ये वैल्यू फिक्स है। तो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो हमने अभी देखा है, डेल एच सी इक्वल्स टू -Q डिग्री ऑफ रिडक्शन एक्सी। तो अगर एक्सी को उस साइड ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा HC/XC इक्वल्स टू -Q। और ये किसके इसको आप कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx से, और आपको पता है ये y इक्वल्स टू mx क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पे गामा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और q रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y है, ये आपका x एक्सिस। तो दैट मीन्स ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका q को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हीट एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, अल्केन, अल्कोहल और बायोमास, इन सब के लिए फाइंड आउट किया गया, ठीक है। तो ये सर्कल आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोज का है, यहाँ पर अल्केन्स के लिए आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। बट सबकी वैल्यू क्या है, इसी लाइन पे, मतलब ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका स्लोप होता है इसका, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा के इक्वल। अब क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स क्यू की वैल्यू फिक्स है। चाहे आप ग्लूकोज की बात करें, चाहे आप अल्केन्स ले, चाहे आप अल्कोहल ले, चाहे बायोमास ले, चाहे ऑर्गेनिक एसिड ले, कुछ भी ले लें, उन सब के लिए जो क्यू की वैल्यू है वो सेम है। ये है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यानी कि वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि सबस्ट्रेट क्या है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो सबस्ट्रेट कितने मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने ट्रांसफर कर सकता है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि 1 मोल जो ट्रांसफर करने के 1 मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन को जो भी हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। वो डिफर नहीं करती कि आपने ग्लूकोज यूज किया है, अल्केन यूज किया है, आपने क्या यूज किया है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका हीट ऑफ जो रिएक्शन है विद ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है ये अगर आपके ऑक्सीजन को दिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपका हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यही अभी हमने पीछे भी सेम ही चीज देखी है, तो मैंने आपका पीछे ही डिस्कस कर दिया उस चीज को। तो देखिए क्या है कि 115 किलो जूल जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है। बट होता क्या है कि हम एक दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ। दो तरीके हैं, पहला सबस्ट्रेट से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, तो वो ट्रांसफर कौन कर रहा है उससे फाइंड आउट कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि जो रिसीव कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना आपका कंज्यूम हुआ, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए होंगे, यानी कि हीट ऑफ कंबशन, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है आपका मोलिकुलर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है वो आपका होता है -2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है एक ऑक्सीजन,
तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो -2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू -4। तो दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसीव करती है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कंबशन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कितने रिसीव करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो आप बताइए हीट ऑफ कंबशन क्या है, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किए होंगे, तब जाकर के वो आपका यूटिलाइज हुई होगी आपकी 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि 1 मोल कितना देता है, 1 मोल देता है 115 किलो जूल पर मोल है आपका, ठीक है, पर मोल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है उसको कितने चाहिए, वो लेता है आपका अप्रोक्सीमेट 4 मोल ये रिसीव करता है। तो अगर ये 4 मोल रिसीव करता है तो ये कितना आ जाएगा, -460 किलो जूल पर ग्राम मोल ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है तो कितनी हीट एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा उस केस में, तो ये हो गया -416 किलो जूल। तो अगर आपको ये पता है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है उससे भी आप बता सकते हैं हीट ऑफ कंबशन क्या है, ठीक है। और अगर आपको सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप वहां से भी बता सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। तो दोनों ही मेथड है, ऑक्सीजन वाला ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा सबस्ट्रेट आपका जो है कंबशन होकर के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, बट ऑक्सीजन जो है वो आप प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर कितनी एग्जैक्टली कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, तो वो ज्यादा डेटा आपका वैलिड होगा। फिर बच्चों में फाइंड आउट करना है आपका नेट हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हीट एनर्जी इवॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो हमें ओवरऑल नेट चेंज हमें फाइंड आउट करना है कि नेट हीट कितना इवॉल्व हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये ग्लूकोज यानी कि सबस्ट्रेट, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका नाइट्रोजन सोर्स, ये आपका बायोमास, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका वाटर और ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपने पीछे देख लिया हीट ऑफ कंबशन, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो दैट इज इक्वल्स टू -Q डिग्री ऑफ रिडक्शन XC। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन और ये जो XC है ये आपको मैंने अभी पीछे बताया है, ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर होते नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। नाउ तो इनके लिए 0 हो गया, तो बाकी जो बचे हैं उसको यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो ये क्या है आपका डिग्री ऑफ रिडक्शन, सॉरी हीट ऑफ कंबशन ऑफ सबस्ट्रेट, और किसके लिए, 1 मोल के लिए, क्योंकि हमने देखा था ये होता है मोलर हीट ऑफ कंबशन, यानी कि 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट से कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सबस्ट्रेट के उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने ग्लूकोज का एक एग्जांपल आपको दिया पीछे। सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए भी हीट ऑफ कंबशन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, हीट ऑफ कंबशन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बायोमास, हीट ऑफ कंबशन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट्स है उसको पॉजिटिव लिया गया है और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको नेगेटिव लिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला सबके लिए सेम है, फॉर्मूला सबके लिए सेम है, तो जो भी हीट ऑफ कंबशन आएगा वो सबके लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कुछ इवॉल्व करते हैं कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबस्ट्रेट तो इवॉल्व करेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है इसको पॉजिटिव लिया है, ऑल्दो इसको हमने पॉजिटिव लिया है, बट हमें पता है कि जो हीट ऑफ कंबशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब है क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है। दूसरी तरफ आइए बायोमास और प्रोडक्ट के लिए, तो बायोमास इनकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी हीट ऑफ कंबशन की, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो ये भी नेगेटिव आएगी, बट क्योंकि इनके आगे हमने नेगेटिव साइन लगाया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। क्लियर है। अब पता चला यहाँ पे मतलब साइन देखने में तो ऐसा लगता है कि रिवर्स साइन यूज किया, वो रिवर्स नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन में नेगेटिव साइन उसके फॉर्मूले में पहले से ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको इन दोनों को पॉजिटिव, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को नेगेटिव लिया है, ताकि जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हीट ऑफ कंबशन और बायोमास इन्होंने फाइंड आउट किया है, तो ये आपका एक एवरेज बैक्टीरिया बायोमास का फॉर्मूला है, बायोमास मोल का फॉर्मूला है, एवरेज बायोमास मोल का फॉर्मूला, और
इसमें हीट ऑफ कंबशन इन्होंने देखा है, रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है इसकी, ये आपका बायोमास, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ बायोमास रिलेटिव टू नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन सोर्स है वो क्या है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, उसके कंपैरिजन में 4.18 है। अमोनिया के कंपैरिजन में डिफरेंट आएगा, कैसे आएगा वो आप स्टोइकियोमेट्री वाली वीडियो में देख सकते हैं। अज्यूमिंग एंड एवरेज of 5% ash associated with the biomass, the cell molecular weight is 25.9। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब किसी जो आपका बायोमास है उसको कैसे फाइंड आउट किया गया है, ये केमिकल फॉर्मूला, उसको क्या किया है, पहले उसको ड्राई किया और उसके बाद उसको बर्न किया, और उसके बाद बर्न होने पे जो उस गैसेस जो रिलीज हुई उसकी केमिकल कंपोजिशन फाइंड आउट की गई। बट कुछ रेसिडुअल ऐश जो है वो वहां पे बच जाएगी बायोमास के बर्न होने के बाद। ठीक है, तो जो रेसिडुअल ऐश बच गई है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो उसका टोटल मास है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है हमेशा 5 जनरली जो है 5% बचता है, तो ये 5% जो बचा है उसको भी हम क्या है मॉलिक्यूलर वेट में उसको एसोसिएट करेंगे बायोमास के साथ। क्लियर है, और ये अपने बायोमास के जो करेंगे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व दौरान से, तो वहां पे आपको ये 5% जो है मिल जाएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो वहां से हमने ये फाइंड आउट किया है। तो ये बायोमास आप देख सकते हैं ये आपका फिक्स रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, -115 किलो जूल पर ग्राम मोल या पर मोल। ठीक है, ये आपका फिक्स वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है ये, तो ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू डिग्री ऑफ रिडक्शन गामा, इनटू जो आपका नंबर ऑफ कार्बन, आप देख सकते हैं कितने कार्बन एटम है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 1 ग्राम मोल इक्वल्स टू 25.9 ग्राम। तो यहाँ पे जो इन्होंने देखी जो आपने फाइंड आउट किया है किसकी वैल्यू, हीट ऑफ कंबशन की जो यूनिट है इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ग्राम मोल से किसमें कर दिया है, ग्राम में। तो ये अब ये बता रहा है कि पर ग्राम बायोमास से कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप मोल्स में ही आप फाइंड आउट करें, जैसे ये सारी ये जो फॉर्मूला है ये मोल्स के लिए है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आप ग्राम में भी इसको यूनिट लेंगे तो आपको यहाँ पे एन की जगह पे क्या है कैपिटल एम पुट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप ग्राम लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे टोटल हीट ऑफ रिएक्शन इवॉल्व जो होगी वहां पे आपका फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, बायोमास प्रोडक्शन की जो रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों हीट ऑफ कंबशन जो है बैक्टीरिया के लिए वो एक्चुअली वेरी नहीं करता है, इसी तरीके से ईस्ट के लिए आप देख सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू आप देखें 23, 22.8, 23, 23, 23, 22। तो जो भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है और डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हीट ऑफ कंबशन जो है वो ऑन एन एवरेज आपका ये आता है 23.2 किलो जूल पर ग्राम। जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको याद करने की जरूरत है क्योंकि उन्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बाकी हमें गेट वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट के लिए आप देख सकते हैं, ईस्ट के लिए आपका 21 के अप्रोक्सीमेट है, सारी वैल्यू आप देख सकते हैं, डिफरेंट ईस्ट और डिफरेंट आपके सबस्ट्रेट यूज किए गए हैं। तो उसके लिए जो आ रहा है वैल्यू वो है -21.2 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि ईस्ट का जो हीट ऑफ कंबशन है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में क्या है कम है, यानी कि ईस्ट जो है वो कम हीट एनर्जी इवॉल्व करते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। नाउ अब हमें फाइनल देखना है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर सेल कल्चर। मटेरियल बैलेंस इक्वेशन तो हम देख चुके हैं, एनर्जी बैलेंस देखना था और ये लास्ट स्टेप हमें देखना था क्योंकि अनस्टेडी स्टेट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमने देखा था लास्ट पार्ट 1 में। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब इससे हमें क्या है सेल कल्चर के लिए फाइंड आउट करना है। तो सेल कल्चर में अभी हमने डिफरेंट टाइप के इंथैल्पी चेंज देखे, चेंज इन टेम्परेचर देखा, चेंज इन फेज देखा, फिर आपने मिक्सिंग देखा और उसके बाद आपने लास्ट देखा रिएक्शन की वजह से। तो सेल कल्चर जो आपका बायोमास प्रोडक्शन है उसकी वजह से आपने देखा। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो उन सबको अब हमें इसमें कंसिडर करना पड़ेगा जो आपका इंथैल्पी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इंथैल्पी में चेंज है वो एनर्जी में चेंज है। ठीक है, नाउ तो फर्मेंटेशन में क्या होता है बच्चों, जो हीट ऑफ रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, वो हीट ऑफ रिएक्शन आपका डोमिनेट करता है बाकी जो एनर्जी बैलेंस है स्मॉल एंथैल्पी इफेक्ट ड्यू टू सेंसिबल हीट, यानी कि जो टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आता है, जो सेंसिबल हीट चेंज है उसमें उसकी वजह से जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो हीट ऑफ मिक्सिंग है इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी वजह से जो इंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है, वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो आप इन दोनों चेंज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दो आपके चेंज लेकिन अभी आपके बच गए हैं, एक बच गया आपका फेज और एक आपका बच गया रिएक्शन।
तो फेज यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट रोल है इवेपोरेशन, क्योंकि रिएक्टर में क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का इवेपोरेशन होता रहता है और उसकी वजह से क्या है, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन इज द मोस्ट लाइकली फेज चेंज इन फर्मेंटेशन ऑपरेशन, तो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए शाफ्ट वर्क एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये जो आपका हीट बाहर जा रही है ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया, ये क्या है आपका, ये आपने पीछे देखा था, ये है आपका नेट हीट ऑफ इवेपोरेशन, जो आपका मतलब लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है ये आपका है mv डेल एचवी। तो डेल एचवी आपका लेटेंट हीट है, ये आपको बताता है कि पर ग्राम के लिए कितना है, पर ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल के लिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल जो मास जो आपका कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड का गैस में, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये वो मास है जो आपका कन्वर्ट हुआ है लिक्विड से गैस में, मल्टीप्लाई जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इससे आपको मिल जाएगा टोटल एंथैल्पी में कितना चेंज है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट बच गया वो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए हीट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली अगर आप कंसीडर करें तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका इनपुट और आउटपुट। तो ये जो आपका मास इन हो रहा है उससे जो एसोसिएटेड एनर्जी है, और ये जो मास आउट हो रहा है ये उससे एसोसिएटेड एनर्जी है। अगर आप कंसीडर करें जो आपका मास इन है, ठीक है, उसमें आपका सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जितना भी आपका मास है वो किसका है, रिएक्टेंट का मास है। और जो आपका आउटपुट स्ट्रीम है उसमें जो भी मास है वो किसका है, प्रोडक्ट का मास है। क्लियर है। तो अगर तो अभी हमने पीछे देखा हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन हो आपका स्लाइड में जाकर के देखते हैं डायरेक्ट, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये तो इस स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा था कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी है माइनस समेशन ऑफ जो रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी है, यही हमने देखा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी का जो डिफरेंस है वही इक्वल होता है आपके किसके, हीट ऑफ रिएक्शन के। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, तो ये रिएक्टेंट की इंथैल्पी हो गई MIHI और ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी हो गई M आउट HO, ये जो है HO है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंथैल्पी मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो टोटल मास है, तो आपसे इससे क्या मिल जाएगा, टोटल इंथैल्पी मिल जाएगा। तो ये हमने ऐसा कंसीडर किया है कि आउटपुट स्ट्रीम में सिर्फ प्रोडक्ट है, अगर सिर्फ प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट की नेट इंथैल्पी हो गई, और अगर इनपुट स्ट्रीम में सिर्फ रिएक्टेंट है तो उसकी नेट इंथैल्पी हो गई। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हीट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं, अब पता चल गया कि यहाँ पे किस तरीके से आया है। दूसरी बात, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है सेल कल्चर के लिए, वो अभी हमने पीछे देख लिया है, जो आपकी ये वाली स्लाइड है ये। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका फॉर सेल कल्चर। तो इस तरीके से ये फुल एंड फाइनल अब आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि आखिर ये कैसे आई है यहाँ पर। और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लास्ट में बताया, क्योंकि वहां पे बताता तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि लेटेंट हीट भी है यहाँ पर, इसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन में, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आई होप ये आपका फाइनली फुल एंड फाइनल आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक दो हम करके देखेंगे। अभी तक तो गेट एग्जाम में इससे कोई न्यूमेरिकल ऐसे पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि जो गेट एग्जाम में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बायो प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं पहले ही आपके उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, गेट 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बाकी पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं बायो प्रोसेस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां पर ये जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव होगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये आपका पॉजिटिव है। स्टडी स्टेट है तो आप इसको 0 कर सकते हैं। क्लियर। फिर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये PM डोरान की बुक से है, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन गेट एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बट अगर आप इस टाइप के एक दो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि क्या न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, और जब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए फिर इस टॉपिक से आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यही टेक्निक मैंने यूज की थी, मैंने भी डोरान के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे ही जो है नॉलेज इतना हो जाता है कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर गेट एग्जाम में आएगा तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कार्गी में तो थोड़े और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी बीटेक स्टूडेंट्स को तो करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।